हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बात करने वाली हूँ मेरे लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में। और मैंने ये करवाया है डॉक्टर आरिफ इकबाल से, जो कि बागपत एरिया में है। और इनका अपना हॉस्पिटल है मेट्रो केयर। दिल्ली से और सोनीपत से ये काफ़ी पास पड़ता है, बिकॉज प्राइस एरिया के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, हाई नहीं है। यही सारे प्रोसीजर अगर आप दिल्ली में करवाओगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगे। अगर आप वहाँ से करवाते हो तो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे ये सारे ट्रीटमेंट करवाने को मिल सकते हैं। और ये हर टाइप का लेज़र यूज़ किया जाता है, केमिकल पीलिंग की जाती है, एंड आपके पीआरपी थेरेपी हो गई, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट की लास्ट मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट है, उसके प्राइस 40,000 थे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आप एक हेयर ट्रांसप्लांट जो दिल्ली में करवाओगे वो आपको 1 लाख से कम में नहीं मिलेगा। अगर आप वही हेयर ट्रांसप्लांट मेट्रो केयर हॉस्पिटल में करवाते हो तो आपको वो मिनिमम 30,000 यहाँ का प्राइस है। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में, कि मैंने ये कैसे करवाया। पहली चीज़ तो हम लेज़र के बारे में जान लेते हैं, लेज़र से ट्रीटमेंट होता कैसे है। लेज़र हेयर रिमूवल में लेज़र गन से आपके स्किन पे, आपके हेयर फॉलिकल्स पे टारगेट किया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। बेसिकली लेज़र वर्क करता है मेलानिन पे। मेलानिन को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मेलानिन होता है आपकी स्किन में जो भी ब्लैकनेस होगी, लाइक आपकी पिगमेंटेशन हो गई, आपका हेयर्स हो गए, आपकी झाइयाँ हो गई, या फिर कोई ब्लैक स्पॉट है आपकी स्किन पे, उसको हमारी स्किन में मेलानिन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपकी स्किन में जहाँ पर भी मेलानिन होगा वो उसको टारगेट करेगा। आपके हेयर फॉलिकल्स में जो भी मेलानिन होगा वो उसको टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कह सकते हैं कि ये उसको बर्न कर देता है। बर्न करने के बाद आपके वो हेयर्स वहाँ से ग्रो होना ही बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर फिर से हेयर नहीं आता। बट लेज़र अच्छे से वर्क करता है थोड़े थिक हेयर्स पे। अगर आपके थिन हेयर है या ग्रे हेयर है तो वो उस पर उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। हो सकता है आपको उसके लिए ज़्यादा सेटिंग्स लेनी पड़े। अगर आपके थिक हेयर्स हैं तो आपको थोड़ा पेनफुल ज़्यादा रहेगा, बिकॉज थिन हेयर्स पे कम पेनफुल रहता है और थिक हेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा पेनफुल रहता है। तो थोड़ा आपके लिए पेनफुल ज़रूर रहेगा, बट 1 टाइम में ही आपके उतने हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने लेज़र हेयर ट्रीटमेंट इसलिए करवाया बिकॉज मैंने जब लास्ट वैक्स करवाई अपने अपर लिप एरिया पे, तो मेरे इस वाले एरिया से दोनों साइड से मेरी स्किन वैक्स के साथ निकल गई। बिकॉज मैंने बहुत टाइम बाद वैक्स करवाई थी और मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है। अगर मैं कोई भी ट्रीटमेंट लेती हूँ तो उसके मेरी स्किन पे साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। वो जो मुझे 1 आवर तक पेन हुआ है, उस पेन ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं लाइफ में दोबारा अपने फेस पे कभी वैक्सिंग नहीं करवाने वाली हूँ। मेरे लिए वो इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे चाहे पेन कितना भी हो, मुझे करवाना तो अब लेज़र ही है अपने। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं पार्लर में या मेड स्पा में, और वहाँ से काफ़ी सारे लोग करवा भी लेते हैं। ट्रेंड स्टाफ ना होने की वजह से और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कभी कभार कुछ कुछ केसेस वो ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज हो सकती है। बिकॉज वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता और ये किसी डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं होता, तो वहाँ पर आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज हो सकती है। आपकी स्किन में कुछ किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आप वहाँ से ना करवाएं, बिकॉज वहाँ पे प्राइस तो डाउन होते हैं, बट अगर आप प्राइस के बारे में सिर्फ सोचेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्किन को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से करवाने का फ़ायदा ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट के सुपरविज़न में इस ट्रीटमेंट को करवा रहे हैं। उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको प्रॉपर पता होगा। उससे जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो डॉक्टर को पता होंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम बाद में फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम लेज़र के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। लेज़र करवाते टाइम आपको, बिकॉज आपके हेयर फॉलिकल्स पे वो टारगेट करता है, हल्का सा बर्न करता है, तो आपको हल्की सी फेस पे इरिटेशन हो सकती है, लाइट सी जलन हो सकती है, या फिर आपको टाइनी बम्प्स हो सकते हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है मेरी तरह। तो बिकॉज मैंने जब करवाया था तो मुझे इस वाले एरिया पे टाइनी बम्प से हो गए थे। आपको लाइट सी स्वेलिंग हो सकती है या आपको रेडनेस भी हो सकती है, बट ये परमानेंट नहीं होता कुछ भी। ये लेज़र के साइड इफ़ेक्ट ना बोलकर हम इनको एक प्रोसीजर होने के बाद आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है ये भी बोल सकते हैं। बिकॉज
ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो कि 1 या 2 आवर्स में आपके ठीक भी हो जाते हैं। अगर आपको टाइनी बम्प्स हो गए हैं तो उनको ठीक होने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, बट रेडनेस या कोई स्वेलिंग होती है वो तो आपकी 1 या 2 आवर्स में अपने आप ही ठीक हो जाती है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए मुझे एक स्टेरॉइड दिया था, वो मुझे मॉर्निंग इवनिंग में अप्लाई करना था 3 डेज़ के लिए, और उसके बाद मेरे वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है, इसलिए मुझे कोई भी चीज़ सूट नहीं करती है, तो थोड़े से एक्ने मुझे हमेशा ही हो जाते हैं। चाहे मैं एक नॉर्मल फेशियल भी करवाऊंगी तो भी मुझे एक्ने हो जाते हैं। तो मुझे पता था कुछ तो साइड इफेक्ट हो गई, तो एक्ने मुझे हो गई। थोड़ी सी पिगमेंटेशन मेरे अपर लिप एरिया पे भी हो गई थी, वो भी 2 डेज़ के बाद अपने आप ठीक हो गई। मैं जो स्टेरॉइड अप्लाई करी थी उससे ठीक हो गई थी। स्टेरॉइड जो अप्लाई किया जाता है, आपने कभी वेटनोवेट का नाम सुना होगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। वेटनोवेट मैंने यूज़ की है अपने फेस पे, प्लेन वेटनोवेट बोलते हैं उसको, ब्लू कलर की आती है। मैं उसकी इमेज भी कहीं पे टैग कर दूंगी। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे इसको किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले आपके पूरे फेस को क्लीन किया जाएगा, देन आपके हेयर रिमूव किए जाएंगे किसी भी रेज़र से। नॉर्मल जो डिस्पोजेबल रेज़र होता है वो, या फिर जो मेंस रेज़र यूज़ करते हैं उस रेज़र को भी यूज़ किया जा सकता है आपकी स्किन पे। तो मेरे पास एक रेज़र था, मैं वो खुद अपने साथ ले गई थी बिकॉज़ वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल। एंड पहले इसमें हेयर रिमूव किए जाते हैं आपके फेस के, एंड उसके बाद आपके फेस पे एक जेल अप्लाई किया जाता है। किसी भी टाइप का लेज़र प्रोसीजर करने से पहले उस जेल को यूज़ किया जाता है। उसके बाद लेज़र गन से पूरे फेस पे आपके स्किन के हेयर फॉलिकल्स को बर्न किया जाता है। लेज़र शॉट्स बोल सकते हैं आप उनको। उससे क्या होता है, आपके हेयर फॉलिकल्स सारे डैमेज हो जाते हैं और आपको दोबारा में वो बाल रीग्रो नहीं होते। लाल लाल दाने से हो जाएंगे करने के बाद। तो सर लो, इससे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। ये पहनो, पीछे पहनो, देखो, ठीक है। पॉज कर और पॉज। इसमें तो वैक्यूम बना दिया है। हाँ बंद कर दो ना, ठीक है। बस अच्छा गाल करो इधर। पहले फोरहेड पे करो ना। फोरहेड पे ज़्यादा पता लगता है, गाल पे नहीं लगता है। इतना नहीं पता लगेगा, जैसे वो लेज़र लग रहा था ना उससे, कार्बन लेज़र, उससे भी कम लगेगा। स्मेल आनी चाहिए थोड़ी सी बर्न होने की बाल। लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ना हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। ना कुछ नहीं होता बस। अब नहीं, बाल है नहीं ना इसलिए नहीं लग रहा। ज्यादा मत करो ना, कहीं पे बाल और पता लगे। सुन रहे हो? बस इससे ज़्यादा नहीं लगता। गरम गरम। बाल जलने की स्मेल आएगी तो बताना थोड़ा। क्लोजअप लो, ये पोर्शन। कुछ स्मेल आ रही है? हाँ मुझे वैसे ही कोल्ड रहता है, स्मेल लगेगी नहीं मुझे, पर गरम लग रहा है काफ़ी। एवरेज रखना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। हाँ मतलब ठीक ठीक गरम लग रहा है।
क्या आंखों के पास ज़्यादा लगा? सेंसिटिव स्किन है ना, ज़्यादा लग रहा होता है। बता दो ना, मुंह नहीं हिलाओ। क्या हुआ? लग रहा है स्मेल आ रही है थोड़ी? नहीं, मैं बोलती मुझे हूँ तो आ रही है थोड़ी। कोल्ड है, लग रही है तो तुम्हें, नहीं लगेगी। है ना? आपको पता ना, मुझे स्मेल नहीं लगती। जलन लग रही है? इधर नहीं हो रहा बिल्कुल भी? नहीं, गर्म तो हो रहा है। सुइयां सी नहीं चुभ रही? हाँ, चुभ रही है, पर हल्की हल्की फील हो रही है। अभी इस वाले एरिया में ज़्यादा फील हाथ हो रहा लगाओ। है। चिन पे भी बाल है? ज़्यादा लगता है चिन। ज़्यादा लग रहा है? हम्म अब ठीक है थोड़ा? हम्म इस तरह से आपके हेयर रिमूव करे जाते हैं लेज़र से। उसके बाद लग रहा है ठीक है? आपको पोस्ट लेज़र जो केयर करनी है अपने फेस की, उसमें आपको ये करना है कि आपको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के कम से कम 1 मंथ तक तो आपको अच्छे से अपने फेस की केयर करनी है। आपको हीट से बचाना है अपने फेस को। लाइक आप डायरेक्ट सन में ना जाएं, अपने फेस को कवर करें, या अम्ब्रेला ले लें, या फिर आप जितना बच सकते हैं उतना बचें, या फिर आप कोई कुकिंग करते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट आप हीट से बचें, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, तो आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी है कम से कम तो 1 वीक तक। और आपको अपने फेस पे वाटर बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। कोई थिक चीज़ अपने फेस पे आपको अप्लाई नहीं करनी, और डे टाइम में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करके रखनी है, और थ्री डेज़ तक आपको बेटनोवेट अप्लाई करनी है। देन आपको 1 वीक के बाद आप अपने स्किन पर हल्का फुल्का स्क्रब कर सकते हैं। बाकी आप 15 डेज़ तक अपनी स्किन पर कुछ नहीं करवा सकते, ना कोई फेशियल करवा सकते हैं, ना कोई ब्लीच वगैरह, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट आप अपनी स्किन पर ना करें। देन आपको 1 मंथ के बाद आप दोबारा सेकंड सिटिंग अपनी ले सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट सिटिंग में सारे हेयर रिमूव नहीं होते हैं। आपको मिनिमम 3 to 4 सिटिंग्स लेनी होती हैं अगर आप फेस के हेयर्स रिमूव करवाना चाहते हैं। तो अगर आप फुल बॉडी हेयर रिमूवल चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8 to 9 सिटिंग्स लेनी पड़ सकती हैं, बिकॉज टाइम लगता है लेज़र से, और फर्स्ट टाइम में नहीं पता लगता, किसी किसी के हेयर रीग्रोथ हो जाती है अगर हेयर्स थिन है तो उसकी वजह से। इसलिए आपको मिनिमम आप अगर फुल बॉडी करवा रहे हैं तो 8 to 9 लेकर चलें, और अगर आप फेस करवा रहे हैं तो 4 to 5 सिटिंग्स लेकर चलें, कि आपको इतनी सिटिंग्स तो लेनी पड़ सकती हैं। अगर आपका केस डिफरेंट है और आपको हेयर रीग्रोथ हो जाती है तो इसके लिए आपको और सिटिंग्स भी लेनी पड़ सकती हैं, तो कुछ फिक्स नहीं होता। और 1 मंथ के डिस्टेंस पे हो ये भी कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि हर एक इंसान की हेयर्स की ग्रोथ डिफरेंट तरीके से होती है। किसी को जल्दी आ जाते हैं बाल, किसी को थोड़ा सा बाल आने में टाइम लगता है।
तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको बाल आ गए हैं, बिकॉज शेविंग के बाद आपके सारे ही हेयर्स रिमूव हो जाते हैं, जब उन बालों की ग्रोथ होने लगती है तो आप दोबारा जाके सेकंड सेटिंग अपनी ले सकते हैं। किसी के साथ कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 1 मंथ के ही डिस्टेंस पे करवाना है। जब आपके हेयर्स की ग्रोथ आने लगे आप ले सकते हैं। हाँ, मिनिमम आपको 20 डेज़ का रखना है अपने दोनों सेटिंग्स के बीच में, वो काफ़ी है। और आपको मेरे सामने एक पेशेंट आई थी, उसका ओनली अपर लिप का एरिया हेयर रिमूवल करवाना था, तो उसको 8 to 900 कुछ पे करना पड़ा था उसको। अगर आप किसी फेस के स्मॉल एरिया को लेज़र करवाते हैं तो पहले आपके उस एरिया पे मार्कर से मार्क कर दिया जाता है। लाइक आपको इस एरिया पे करवाना है तो इस एरिया को मार्क कर दिया जाएगा। देन लेज़र बस इतने ही एरिया में वो उसको घुमाते रहेंगे और वहाँ के हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आप किसी स्मॉल एरिया पे करवाते हैं तो आपको कम पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़े एरिया पे करवाते हैं, लाइक पूरा फेस करवाएंगे या आपकी आर्म्स हो गई या लेग्स हो गई, तो अगर आप बड़े एरिया पे करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइस भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। अगर आप ओनली अपर लिप या किसी चिन पे या आईब्रो अपनी सेट करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा चीप प्रोसीजर होगा। इससे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपके हेयर्स परमानेंट गायब हो जाएंगे। लाइफ में आपको दोबारा कभी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी फिर। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, थोड़े से मुझे एक्ने हो गए हैं, अब मुझे रीग्रोथ होने लगी है और मैं इसकी सेकंड सिटिंग भी लूँगी। मेरी 3 या 4 सिटिंग्स के बाद मैं अपना एक फाइनल आपको रिव्यू दूंगी कि मैं कितने डेज़ में मेरे कितने बाल आते हैं। इसमें बहुत कम पेन होता है। इतना पेन तो आपको थ्रेडिंग करवाने में भी नहीं होता। आप अगर एक गर्ल हैं तो आपने लाइफ में ज़रूर थ्रेडिंग करवाई होगी। इवन थ्रेडिंग से तो कम ही पेन होता है इसमें। इस प्रोसीजर को पार्लर या मेड स्पा में पेनलेस प्रोसीजर बताकर आपकी स्किन को स्किन एनेस्थीसिया देकर फिर लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है। बट ऐसा लेज़र ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज एनेस्थीसिया के बाद आपकी स्किन में कुछ फील ही नहीं होगा। और आपके अगर लेज़र पावर ज़्यादा होगी तो उससे आपकी स्किन ज़्यादा बर्न हो सकती है और वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। एनेस्थीसिया के साथ लेज़र करवाना आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ये आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपकी स्किन अंदर से ज़्यादा बर्न हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो शायद एक डर्माटोलॉजिस्ट ही बाद में ठीक कर पाए। तो बाद में इतना पैसा खर्च करने से बेटर है कि आप पहले ही किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से करवा लें और आपको एनेस्थीसिया लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत कम पेन होता है। आई होप आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी मैं न्यू वीडियोस डालूँ उनके नोटिफिकेशन मिल सकें तो जो नीचे बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर देना। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।